हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 जंतुओं में पोषण। ये है क्लास 7 की SCERT बिहार बोर्ड की बुक की एनालिसिस चल रही है। तो आज हम पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण। इससे पहले अध्याय 1 कंप्लीट हो चुका है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के क्लास 7 साइंस बिहार बोर्ड में वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके आगे अध्याय 2 ऐसे करके हम अध्याय 1 के करके कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर अपने हित में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और क्लास 7 के बच्चों के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम पढ़ेंगे आज अपने एक बहुत ही सरलतम शब्दों में जानेंगे जंतुओं में पोषण कैसे होता है, जिससे आपको आसानी से समझ में भी आएगा कि कैसे जंतुओं में पोषण शुरू हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपना पोषण के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। मतलब कि सभी प्रत्यक्ष जीव परोक्ष रूप से पोषण के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। सभी जीवों को अपना उत्तम स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि, विकास, गतिशीलता बनाए रखने के लिए पोषण की जरूरत होती है। जंतुओं के पोषण में उनकी पोषक तत्वों की जरूरत, भोजन ग्रहण का तरीका तथा शरीर में उनका उपयोग शामिल होता है। पिछली कक्षा में आपने जान चुके हैं कि हमारे भोजन में कई अवयव होते हैं जो भोजन को संतुलित बनाते हैं। पिछली कक्षा का मतलब होता है कि क्लास 6 में आप पढ़ चुके हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 6 का। अगर आप नहीं देखे हैं वो वीडियो तो जा करके वो वीडियो आप कंप्लीट करके आप क्लास 7 की SCERT साइंस की बुक यहाँ से देख सकते हैं। अभी ये हम दूसरा अध्याय पढ़ा रहे हैं, तो आप पहले जा करके 6 की वीडियो देख करके जहाँ से आधे हम कंप्लीट करेंगे। आपको उनका नाम जरूर याद होगा, तो उन्हें आप यहाँ पर लिखिए। जंतुओं के द्वारा भोजन या जंतुओं के द्वारा ग्रहण किए गए भोजन के अवयवों की संरचना अत्यंत ही जटिल होती है। ग्रहण किए गए भोजन से शरीर कई प्रकार के पदार्थों का संश्लेषण करता है, जिसमें कुछ हमारे अत्यंत उपयोगी हैं, जबकि कुछ अपशिष्ट अनुपयोगी पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है। अर्थात ये सारी प्रक्रियाएं जो शुरू से लेकर के अंत तक हुई, इसी को हम पाचन कहा जाएगा। जैसे कि जंतुओं के द्वारा ग्रहण किए गए भोजन के अवयवों की संरचना अत्यंत ही जटिल होगी। फिर ग्रहण किए गए भोजन से शरीर कई प्रकार के पदार्थों का संश्लेषण करता है, जिसमें कुछ हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं और कुछ अपशिष्ट अनुपयोगी पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं। और इस पूरी संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? पाचन कहा जाएगा। आप जान चुके हैं कि भिन्न भिन्न जीवों की भोजन संबंधी आवश्यकता एवं आदतें अलग अलग होती हैं। साथ ही जीवों में पोषण का तरीका भी अलग अलग होता है और जिसके आधार पर हम उन्हें स्वपोषी, विषमपोषी आदि वर्गों में बांटते हैं। विभिन्न जीवों की शारीरिक बनावट, भोजन ग्रहण करने वाले अंगों में भी विविधताएं नजर आती हैं। मधुमक्खी, भौरे आदि आसानी से फूलों का रस चूस सकते हैं। मरमर अर्थात पक्षी या हर्मिंग बर्ड फूल चूस की लंबी पतली चोंच भी फूलों का रस चूसने में उसे मदद करती है। गौरैया अपनी छोटी चोंच से आसानी से अन्न कण, कीड़े मकोड़े चुन सकती है। शेर के मजबूत जबड़े, पैने दांत शिकार को पकड़ने और उसे फाड़ने में मदद करते हैं। अजगर, सांप अपने मुंह से बड़े शिकार को आसानी से निगल जाते हैं। छीलना, चबाना, कुतरना, बेधना, पकड़ना, निगलना, चूसना, स्पंजी आदि भोजन ग्रहण की ये सारी विधियाँ होती हैं। तो भोजन की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं आप यहाँ से समझ सकते हैं कि भोजन ग्रहण करने की विधियाँ जैसे छीलना, चबाना, कुतरना और बेधना, पकड़ना, निगलना, चूसना, स्पंज आदि भोजन ग्रहण की विधियाँ हैं। तो भोजन ग्रहण करने की विभिन्न जंतुओं के द्वारा ये सारी क्रियाएं भिन्न भिन्न
विधियों से किया जाता है। क्रियाकलाप में आप देखेंगे कि आप अपने आसपास के अनेक जंतुओं को देखते हैं। आप उनकी भोजन संबंधी आदतों से भी परिचित हैं। अपने आसपास के जंतुओं के सावधानी पूर्वक अवलोकन करें तथा उनके भोजन और भोजन ग्रहण करने के तरीकों को लिखें जरूर। जैसे कि आप गाय और भैंस भोजन में क्या, उनके भोजन ग्रहण करने का कौन सा तरीका है, आप देखे ही होंगे आस पड़ोस या अपने घर पे। कुत्ता को देखे होंगे, चूहा, तितली, मच्छर और मेंढक को देखे होंगे। ऐसे जंतुओं में जैसे कि सांप, मधुमक्खी, जोंक, चींटी, चील, तोता, इन सब आपको भोजन इनके क्या हैं और इनके भोजन ग्रहण करने के तरीके क्या हैं आप समझ गए होंगे। आइए जानते हैं कि मानव में पाचन अर्थात मनुष्य कैसे पाचन होता है, कैसे करता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानना है। अन्य चीज़ों की भांति मनुष्य भी भोजन को ग्रहण करता है, मतलब कि अन्य जीवों की भांति मनुष्य भी भोजन को ग्रहण करता है। मनुष्य में भोजन अंतर्ग्रहण मुख के द्वारा होता है, फिर उनका पाचन और उपयोग होता है। भोजन का बिना पचा हुआ अनुपयोगी भाग मल के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित हो जाता है। अर्थात जो अनुपयोगी पदार्थ होते हैं वो मल के रूप में बाहर निकल जाते हैं। मनुष्य में भोजन मुख द्वार ग्रहण किए जाने के बाद एक सतत लंबी नालिका से गुजरता है, जो मुख गुहा से प्रारंभ होकर के गुदा अर्थात मल द्वार तक जाती है। इसे हम आहार नाल कहा जाता है। इस लंबी नली के विभिन्न भाग इस नली के विभिन्न भाग होते हैं जो निम्नलिखित हैं। आइए जानते हैं कौन सी ऐसी भाग हैं। जैसे कि पहला मुख गुहिका, फिर है ग्रसिका या ग्रास नली, फिर है अमाशय, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, फिर गुदा अथवा मलद्वार। अर्थात जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो हमारी सबसे अहम पहले हमारा भोजन मुख गुहा में जाता है, फिर उसके बाद ग्रसिका अर्थात ग्रास नली में, फिर वो अमाशय में, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर मलाशय, फिर मल के द्वारा अवशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, निष्कासित हो जाते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि आहार नाल के इन भागों के साथ अनेक छोटी बड़ी ग्रंथियाँ जुड़ी होती हैं, जैसे कि लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय आदि, जो पाचक रसों का स्राव करती हैं। ये पाचक रस भोजन के जटिल अवयवों को सरल रूप में बदलने में मदद करती हैं। आहार नाल और उससे संबंध ग्रंथियां मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। अर्थात पाचन तंत्र का निर्माण कैसे होता है, इन्हें हम जानेंगे कि आहार नाल उससे संबंध ग्रंथियां मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। यहाँ जान सकते हैं मुख गुहा जहाँ से हम भोजन ग्रहण करते हैं, फिर ग्रसिका के माँ जो लंबी नली होती है इसी को हम नलिका कहते हैं, फिर अमाशय जो यहाँ पर एक छोटी सी अमाशय इसे हम कहते हैं। छोटी आंत जो आप देख सकते हैं चित्र में, छोटी आंत और जो बड़ी आंत होती है वो बड़ी आंत है। मलाशय आप देख सकते हैं, मलाशय और ये मलद्वार, चित्रों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। मानव पाचन तंत्र, ये एग्जाम में अक्सर हाई स्कूल और कुछ चीज़ों में बनाने के लिए भी आ जाता है। चलिए जानते हैं कि मानव में पोषण के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सारे चैप्टर्स के ये जो हैं ये क्रम भी लगाने के लिए भी आ सकता है, इसलिए आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से जानेंगे और समझेंगे कि सबसे पहले कौन सा क्रम आता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। पहले मुख गुहिका, ग्रसिका या ग्रास नली, फिर अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा। अर्थात हमारा जो भोजन होता है वो पहले मुख गुहिका के पास, फिर ग्रास नली, फिर इसके बाद अमाशय में हमारा भोजन, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, मलाशय और गुदा अथवा मलद्वार में जाता है। तो इसी के अंतर्गत पहले अब हम जानेंगे डिटेल में कि अंतर्ग्रहण में क्या होता है। इसमें
आहार को प्राप्त और ग्रहण करना इसका काम होता है अंतर्ग्रहण, और मनुष्यों में ये मुख द्वारा होता है जहाँ दांत से भोजन को चबाया जाता है। अर्थात हम मुंह के द्वारा किसी खाद्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं, फिर उसको मुख, और यह काम किसके द्वारा होगा? मुख के द्वारा, और दांत क्या करेगा? भोजन को चबाएगा। फिर हमारा इसमें पाचन क्रिया होगी। भोजन के जटिल अवयवों से उपयोगी पदार्थों का संश्लेषण पाचन की प्रक्रिया से मुख से आरंभ होकर के दांत तक पूरी हो जाती है, जिसमें अनेक रासायनिक स्राव मदद करते हैं। जैसे अब अवशोषण के बारे में जानेंगे कि पचित भोजन का रसांगुलों के द्वारा ग्रहण एवं रक्त में मिलने की प्रक्रिया अवशोषण कहलाती है। फिर है स्वांगीकरण। क्या है? शरीर के वृद्धि और विकास के लिए पचित भोजन का उपयोग स्वांगीकरण कहलाएगा। शरीर के वृद्धि और विकास के लिए पचित भोजन का जो उपयोग है वो स्वांगीकरण। निष्क्रमण, अपचित भोजन का आहार नाल से निष्कासन, ये क्या कहलाएगा? निष्क्रमण कहलाएगा। आप यहाँ से अच्छी तरह से समझ चुके होंगे यह क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्क्रमण। आप अवशोषण फिर स्वांगीकरण पहले समझेंगे। शरीर के वृद्धि और विकास के लिए पचित भोजन का जो उपयोग होता है स्वांगीकरण ही कहलाता है। हम जो भोजन करते हैं आहार नाल के विभिन्न भागों से होकर के गुजरता है। आइए अब हम जाने कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। आइए एक एक करके समझेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आसान शब्दों में आप यहाँ से समझ सकते हैं। मुख एवं मुख गुहिका, इसलिए ये वीडियो और यह लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर करके भी बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है। हम समझेंगे कि मुख एवं मुख गुहिका में भोजन हमारा कैसे जाता है, और समझेंगे इन सब चीज़ों को कि हमारा ये मुख गुहिका का क्या कार्य है। हम भोजन मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं। हमारे मुख गुहिका के अंदर दांत और जीभ होते हैं, साथ ही लार ग्रंथियां होती हैं जिससे लार निकलती रहती है। जब हम रोटी को चबाते हैं तो एक लार निकलती है। ये सारे काम क्या करते हैं? भोजन को पचाने का काम करती हैं। दांत भोजन को चबाने, छोटे छोटे टुकड़े बनाने में मदद करती हैं, और दांत जबड़ों में स्थित मसूड़ों में अलग अलग खांचों में धंसे होते हैं। हमारे दांतों के आकार और कार्यों में विविधताएं होती हैं, जिनके अनुसार उनके नाम भी अलग अलग होते हैं। आइए कुछ क्रियाकलाप को भी यहाँ पर समझें, जिससे हम इस सब चीज़ों के बारे में एक आसानी से समझ सकें। जैसे कि आप रोज़ सुबह अपने दांतों को साफ करते हैं, कभी आपने उन्हें गिनने की कोशिश की? आपने ध्यान दिया होगा कि आप के कौन से दांत काटने, फाड़ने और चबाने में मदद करते हैं। एक अमरूद या सेव, एक ईख लीजिए। ईख का मतलब एक गन्ना लीजिए। ध्यान दीजिए, अमरूद या सेब को काटने में कौन से दांत मदद करते हैं, और ईख छीलने में आप किस दांत की सहायता से लेते हैं। काटे हुए अमरूद या छिले हुए ईख को चबाने में किन दांतों का आपने सहारा लिया? अपने प्रेक्षणों को तालिका 2.3 में यहाँ पर कंप्लीट कीजिए। ये काटने और कुतरने वाले कौन से? निचला जबड़ा या ऊपरी जबड़ा। और चीरने और फाड़ने वाले में आप इन संख्याओं को यहाँ पर लिखेंगे। चलिए, अभी आपके मुंह में कितने दांत हैं पता कीजिए, और एक वयस्क मनुष्य के कुल कितने दांत होते हैं। आपको याद होगा जब आप पहली या दूसरी कक्षा में थे तो आपके कुछ दांत गिरने लगे होंगे, लेकिन कुछ ही समय के बाद फिर नए दांत वहाँ आ गए। हमारे जीवन काल में दांतों के 2 सेट विकसित होते हैं। प्रथम सेट जो होता है बचपन में ही निकल करके 8 साल की आयु तक गिर जाते हैं। अर्थात समझ में आया होगा कि जो हमारे दांत होते हैं कितनी बार आ सकते हैं। तो हमारे दांतों के 2 ही सेट होते हैं, और प्रथम सेट जो होता है वो 8 साल की आयु तक ही गिर जाते हैं। और प्रथम सेट के इन दांतों को दूध के दांत कहा जाता है, और पुनः इनके स्थान पर स्थायी दांत निकलते हैं जो जीवन भर रहते हैं। हालांकि वृद्धावस्था जो है में से कुछ दांत गिरने भी लगते हैं।
दांतों के आकार और कार्य के अनुसार निम्न प्रकार के हैं। आइए, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप यहाँ से एक एक चीज़ को मिस नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है। और आप अगर चाहें तो ये सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप कॉपी पे ज़रूर लिखें या वीडियो को बार बार देखें। जैसे है यहाँ पे कृतंग, है ना, ये है इंसिसर्स, काटने का कार्य इन दांतों का होता है। आप चित्र में देख सकते हैं कि ये जो काटने वाले दांत हैं कहाँ पर पाए जा रहे हैं। तो काटने वाले दांत जो हैं यही आगे पाया जाता है। ये कौन से दांत हैं? ये कृतंग दांत हैं, जो आप देख सकते हैं आगे का जो दांत होता है वो काटने का। फिर है रदनक, जिसे फाड़ने का काम रदनक करता है। तो ये आप साइड में देख सकते हैं, जो किनारे किनारे जो दांत होते हैं यही दांत जो होते हैं फाड़ने का काम ये दांत करते हैं। साइड में जो किनारे किनारे दांत दिखाई दे रहे हैं। और फिर है अग्रचवर्णक दांत, जो पीसने और चबाने का काम होता है, उसे हम अग्रचवर्णक दांत कहते हैं। आप चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं, जो इस साइड में यहाँ पे और यहाँ पे लगभग 2 दांत हैं, वो अग्रचवर्णक दांत। फिर चवर्णक हैं, जो पीसने और चबाने का काम ये भी करते हैं, जो आप यहाँ देख सकते हैं। और ये हैं चवर्णक दांत। तो ये दांतों के उपयोग को आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आप इस पे स्टार लगा लें या इन दांतों के प्रकार और कार्यों को एक की पॉइंट करके कहीं नोट कर सकते हैं। फिर है मुख गुहा में दांत की सजावट। क्या आप जानते हैं हमारे दांत या हमारे दांतों की ऊपरी परत, जिसे इनेमल कहा जाता है, मतलब कि यहाँ इम्पॉर्टेंट बात ये आ गई कि दांतों के जो ऊपरी परत होते हैं जिसे हम इनेमल कहते हैं, हमारे शरीर का कठोरतम पदार्थ होता है। अर्थात दांत का जो कठोरतम भाग ये सफ़ेद वाला दिखता है, सफ़ेद भाग जो है यही इनेमल कहलाता है। और इसे ही ये है शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है। ये मुख्यतः कैल्शियम इनेमेलिन नामक लवण तथा प्रोटीन से बना होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस एग्जाम की दृष्टि से। कैल्शियम इनेमेलिन कहा जाता और इसे इनेमल भी कहते हैं। आमना को इमली और आम की चटनी बहुत पसंद है। जब भी वो आम या इमली देखती है उसके मुंह में पानी आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? हमारा मुंह हमेशा गीला रहता है, ऐसा क्यों? हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। हमारे मुंह में कितने जोड़ी? तो हमारे मुंह में जो हैं 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, जिनसे लाल स्रावित होता रहता है। लार भोजन को मुलायम बनाने में मदद करता है और लार में पानी, लवण तथा चिकना म्यूकस होता है। भोजन का पाचन मुंह से ही या लार में उपस्थित एंजाइम्स इमाइलेज की सहायता से आरंभ हो जाता है, जो मंड अथवा स्टार्च को शर्करा अथवा ग्लूकोज में बदल देता। एंजाइम रासायनिक स्राव है जो आहार नाल के विभिन्न भाग एवं ग्रंथियों से स्रावित होते हैं और भोजन के विभिन्न अवयवों के साथ प्रतिक्रिया कर पाचन में मदद करते हैं। एंजाइमों और उनकी क्रियाविधि तथा प्रभावों के बारे में अपने शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। सोचिए, हमारे मुख में लार नहीं होता तो मुंह और मुंह में भोजन की स्थिति क्या होती? भोजन पर लार के प्रभाव को जानने के लिए हम एक रोचक क्रियाकलाप कर सकते हैं। 2 चम्मच उबले हुए चावल का एक मांड एक कटोरी या गिलास में लीजिए। 4 शीशे की कटोरी या गिलास लीजिए, ABCD से चिन्हित कीजिए। सभी कटोरी अथवा गिलास में मांड की 3-4 बूंदें लीजिए। अब प्रत्येक कटोरी अथवा गिलास में 1-1 चम्मच पानी मिलाइए। अपना 1 चम्मच लार कटोरी B में मिलाइए। पुनः 1 चम्मच लार लेकर के लगभग 15 से 20 सेकंड आग की लो पर रखिए। उसे कटोरी C में मिलाइए। 10 से 15 मिनट के बाद कटोरी D को छोड़ करके बाकी तीनों कटोरियों में 4 से 5 बूंद टिक्चर अर्थात आयोडीन का घोल मिलाइए। परिवर्तन का अवलोकन तालिका 2.4 में जरूर करें। क्या चारों कटोरियों में रखे मांड के घोल में समान रूप से रंग परिवर्तन नजर आता है? परिवर्तन और परिणामों पर जरूर चर्चा करें। चावल में मंड होता है और लार मंड को शर्करा में बदल देता
लार को बदल देता है। जीभ मुंह के अंदर एक पेशीय अंग है। जीभ क्या है? जीभ मुंह के अंदर एक पेशीय अंग है। जीभ आगे की ओर स्वतंत्र तथा पीछे की ओर मुख गुहा के निचले भाग से जुड़ी रहती हैं। ये मुख का व्यस्ततम अंग है। जीभ मुख में भोजन को इधर उधर करने, लार मिलाने, भोजन के निगलने में मदद करती है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनकी मदद से हम चीज़ों को स्वाद लेते हैं। स्वाद कलिकाएं जीभ के अलग अलग हिस्से में होती हैं। स्वाद कलिकाओं की स्थिति का पता लगाने के लिए हम एक रोचक क्रियाकलाप कर सकते हैं। आइए जो करते हैं एक अच्छी सी क्रियाकलाप। 4 गिलास कटोरी मतलब कि 4 गिलास अथवा कटोरी लीजिए। एक में चीनी, दूसरे में नमक का घोल मिलाइए, तीसरे में आधे नींबू का रस, चौथे में नीम की पत्तियां या करेले का रस लीजिए। प्रत्येक पात्र में एक एक सीख डालिए। अब अपने किसी मित्र की आंख पर पट्टी बांध करके उसे अपनी जीभ बाहर निकालने के लिए कहिए। बारी बारी से प्रत्येक विलयन की 1-2 बूंदें सीख की सहायता से जीभ के भिन्न भिन्न हिस्से में डालिए। अब आपको मित्र इस स्थिति में होगा कि वो बता सके कि जीभ के किस भाग में उसे मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वेपन का अनुभव हुआ है। प्राप्त अनुभवों के अनुसार जीभ के विभिन्न भागों में जुड़े स्वाद कलिकाओं का स्थान आप निर्धारित कर सकते हैं। जीभ में स्वाद कलिकाएं आपके क्रियाकलाप के अनुसार जीभ के भिन्न भिन्न भागों में जुड़े स्वाद कलिकाओं के स्थान चित्र में दिखाइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग जो चित्र दिखाई दे रहा और अलग अलग कलर से कलर किया गया है। ये सब जगहों पे हमको अलग अलग स्वाद दिखाई देता या अनुभव होता है। जीभ हमें साफ स्पष्ट बोलने, शुद्ध उच्चारण करने में भी मदद करती है। दंत सुरक्षा और स्वास्थ्य का आधार। दांतों की सही देखभाल और साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। हमें सुबह रात में सोने से पहले अपनी दांतों को दातुन या ब्रश से साफ जरूर करना चाहिए। दातुन करते समय दातुन तथा हाथ की अंगुलियों से मसूड़ों को अवश्य मलना चाहिए। इससे मसूड़ों में रक्त संचार बढ़ता है, दांत मजबूत होते हैं। खाने के बाद अच्छी तरह कुल्ली करना चाहिए जिससे दांत में फंसे अन्य कण निकल जाएं। अच्छी तरह दांतों की सफाई नहीं करने, अधिक चॉकलेट, मीठी चीज़ें, ठंडे पेय आदि खाने पीने से दांतों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये चीज़ें दांतों के बीच में फंसे अन्य कणों से चिपक जाते हैं, उन पर एक परत बना लेती हैं और इसके कारण जीवाणुओं को पनपने और बढ़ने का मौका मिलता है। ये जीवाणु दांतों में फंसे अन्य कण और शर्करा को अम्ल में बदल देते हैं जो दांतों के ऊपरी परत इनेमल की क्षति पहुंचाते हैं तथा दांतों के बीच छेद बना देते हैं। मसूड़ों से रक्त और मवाद आने लगता है, मुख से दुर्गंध आने लगती है, धीरे धीरे दांत कमज़ोर होकर टूटने लगते हैं। ऐसी स्थिति में हम बहुत सी चीज़ों को खाने से वंचित रह सकते हैं। क्या आप ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने देना चाहते हैं? क्या आप ऐसी स्थितियां उत्पन्न होने देना चाहते हैं? तो आप दांतों के बीच फंसे अन्य कण को देख सकते हैं और आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या है। भोजन नली और ग्रसिका। दूसरा हम समझेंगे भोजन नली और ग्रसिका। भोजन नली जो होती है लंबी पतली मांसल संरचना होती है जो मुख गुहिका को अमाशय से जोड़ती है। मुख द्वारा चबाया हुआ भोजन ग्रास नली या ग्रसिका में जाता है, फिर ग्रास नली की मांसपेशियों में संकुचन होते रहते हैं। इस संकुचन के कारण भोजन नीचे की ओर सरकता है व अमाशय तक पहुंचता है। कभी कभी आपने देखा या महसूस किया होगा कि खाते समय या खाने के कुछ समय बाद वमन या उल्टी हो जाती है। भोजन अमाशय तक नहीं पहुंच पाता और अमाशय के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, अर्थात भोजन नाल में भोजन को पेशियों के द्वारा अमाशय के बिल्कुल उल्टे दिशा यानी कि मुंह की ओर चलाया जाता है। संभवतः इसी कारण इसे उल्टी भी कहा जाता।
ऐसा क्यों होता है? आपस में अध्यापक के साथ इस विषय पर चर्चा कीजिए। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। ये है एपिग्लोटिस। कहाँ पे? ये समझ सकते हैं, जो गले के पास होती है। ग्रसिका का ये भाग और श्वास नली भी आप यहाँ पे भोजन जब खाते हैं तो यहाँ पर जाती है। फिर एपिग्लोटिस जो इसी में भोजन पचता। आइए आपको एक रोचक बात बताएं। ग्रसिका में वायु और भोजन मार्ग एक ही होते हैं, अर्थात यहाँ पे जो ग्रसिका होता है, ये वायु और भोजन का जो मार्ग है एक ही होते हैं। आपकी जिज्ञासा होगी कि भोजन तो भोजन नली में आमाशय तक जाता है, फिर वो श्वास नली की ओर क्यों नहीं जाता? वास्तव में श्वास नली के ऊपर एक मांसल संरचना होती है जिसे एपिग्लोटिस कहा जाता है। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि एपिग्लोटिस कहाँ पर है। ये वाल्व का काम करती है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो ये श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन नली में चला जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, खासकर जब आप तेजी से खाते समय बातें करते हैं, अचानक खांसी, छींक या हिचकी आती है, आप घुटन महसूस करते हैं, तो ऐसा संयोग बस भोजन कणों के श्वास नली में प्रवेश के कारण होता है। आइए अब हम तीसरी बात समझेंगे, आमाशय। हमारा जो भोजन है मुख द्वार से या मुख गुहा से कहाँ पे पहुँचा था? ग्रास नली में। अब हम आमाशय के बारे में जानेंगे। ग्रास नली में हमारा भोजन पहुंचता है। आमाशय जो होता है ये आहार नली का सबसे चौड़ा भाग है। आहार नली का चौड़ा भाग ये मोटी दीवार वाली थैलीनुमा मांसल संरचना है जो चपटी यू आकार की होती है। इससे होकर के भोजन छोटी आंत तक पहुंचता है। आमाशय के आंतरिक भाग में पाचक रस, श्लेष्मा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है, माध्यम को अम्लीय बनाता है। इससे पाचक रसों का क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस भोजन के प्रोटीन भाग को अमीनो अम्ल जैसे सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। छिद्र युक्त पेट की कहानी। आइए जानते हैं एक छिद्र युक्त पेट की कहानी, जो समझ में आएगा कि यह एक कहानी कभी कभी संयोगवश घटी घटना या दुर्घटना से रोमांचक विलक्षण जानकारियां मिल जाती हैं। छिद्र युक्त पेट भी एक ऐसी ही घटना से संबंधित कहानी है जिससे आमाशय के कार्य प्रणाली की जानकारी हुई। 6 जून 1922 को एक एलेक्जिन सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह घायल हुआ। उसके आमाशय में छेद हो गया। विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक ने इसका इलाज किया। इलाज से उसकी जान तो बच गई, लेकिन चिकित्सक उसके आमाशय के छेद को बंद नहीं कर सके। उसने उसे पट्टी से ढक दिया। सेंट मार्टिन के आमाशय की छेद को डॉक्टर यूमांट ने आमाशय की कार्यप्रणाली की जानकारी प्राप्त करने के अवसर के रूप में लिया। उसने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा है। उसकी दीवारों से रस को निकाल करके उसने दूसरे भोजन पदार्थों के साथ भी प्रयोग किए। उसने ये भी पाया कि आमाशय छोटी आंत में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। इन खोजों से इस निष्कर्ष पर पहुंचना आसान हो गया कि पाचन मूलतया रासायनिक क्रिया है, न कि यांत्रिक क्रिया। अर्थात हमको समझ में आया कि जो पाचन की जो क्रिया होती है वह एक रासायनिक क्रिया है, न कि एक यांत्रिक। छोटी आंत। अब हमारा भोजन आमाशय से छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत जो होती है ये लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है और ये कुंडलित संरचना है। इसमें यकृत, अग्नाशय और स्वयं इसकी दीवारों से स्राव प्राप्त होते हैं। यकृत से
यकृत से प्राप्त स्राव। आइए जानते हैं यकृत से प्राप्त स्राव। गहरे लाल भूरे रंग की यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत जो होती है ये मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या? यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। यह अमाशय के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होती है और पित्त रस स्रावित करती है, जो एक थैलीनुमा संरचना है। पित्ताशय में संग्रहित होता है और पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय से प्राप्त स्राव। अग्नाशय हल्के पीले रंग की पत्ती के आकार की बड़ी ग्रंथि है, जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। इससे स्रावित अग्नाशयिक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वसा पर क्रिया कर रहे उन्हें सरल रूपों में बदल देता है। छोटी आंत की दीवार से प्राप्त स्राव। छोटी आंत की दीवारों से स्रावित आंत रस आंशिक रूप से पचे हुए भोजन पर क्रिया कर उसे पूर्ण रूप से पचा देता है। इस प्रकार छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, सरल शर्करा, ग्लूकोज में प्रोटीन, अमीनो अम्ल में तथा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। छोटी आंत में पचे भोजन का अवशोषण। आइए जानते हैं कि छोटी आंत में पचे भोजन का अवशोषण क्या है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की आंतरिक भित्ति में होता है। भित्ति का मतलब दीवारें। छोटी आंत में पचे भोजन का अवशोषण कैसे होता है, आइए इनके विषय में बहुत ही आसान शब्दों में हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं बहुत ही आसान शब्दों में कि पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की आंतरिक भित्ति अर्थात दीवार से होता है। आंतरिक भाग में अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिसे दीर्घ रोम या रसांगुल कहा जाता है। दीर्घ रोम पचे भोजन के अवशोषण के लिए तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। इनमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। अवशोषित भोजन इन रुधिर वाहिकाओं की सहायता से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है, जहां अनेक जटिल पदार्थों के बनने में उनका उपयोग होता है। और इस प्रक्रिया को श्वांगीकरण कहा जाता है। श्वसन के क्रम में कोशिकाओं में स्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में होता ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का बिना पचा भाग या जिसका अवशोषण नहीं होता है बड़ी आंत में जाता है। अर्थात अब जो भोजन पच नहीं पाता वो छोटी से बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत जो होती है छोटी आंत की अपेक्षा छोटी और चौड़ी होती है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है और इसके द्वारा अपचित भोजन से जल कुछ लवणों के अवशोषण के द्वारा होता है। बाकी बचा हुआ अपचित पदार्थ अर्ध ठोस अवस्था में मलाशय में चला जाता है, जहां से समय समय पर गुदा द्वारा मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता। इस प्रक्रिया को निष्कासन कहते हैं। अर्थात अर्धपचित भोजन गुदा के माध्यम से गुदा द्वार के माध्यम से बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को निष्कासन कहा जाता। आइए जानते हैं दस्त और जीवन रक्षक घोल। भोजन तो हम प्रतिदिन करते ही हैं, लेकिन कभी कभी आंतरिक संक्रमण, भोजन के पदार्थ एवं जल की विषाक्तता या अपच के कारण हम बार बार पतले जलीय मल के निष्कासन के लिए विवश हो जाते हैं। छोटे बच्चे इस स्थिति का शिकार अक्सर हो जाते हैं और इस स्थिति को दस्त कहा जाता। दस्त के कारण शरीर से अधिक मात्रा में जल के लवण की कमी हो जाती है। कभी कभी ये स्थिति घातक हो जाती है, जैसे 1 लीटर उबला जल, 2 चम्मच चीनी, चुटकी भर नमक। ऐसी स्थिति में उबले जल को ठंडा करके उसमें चुटकी भर नमक और चीनी का घोल बना करके प्रभावित व्यक्ति को बार बार देना चाहिए। इसे जीवन रक्षक घोल या ORS घोल कहा जाता है। साथ ही अति शीघ्र चिकित्सक की सलाह
लेनी चाहिए। इसे हम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन भी कहते हैं इंग्लिश में। अब हम जानेंगे कि घास चरने वाले जंतुओं में पाचन। अब ये समझेंगे कि जो घास चरते हैं उस मनुष्यों में पाचन, उस जंतुओं में पाचन कैसे होता है। हमारे आसपास ऐसे अनेक जंतु हैं जो घास खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी। हम घास पचा नहीं सकते। पौधों से प्राप्त अधिकांश पोषकों में सेलुलोज की प्रधानता नहीं होती। घास में भी सेलुलोज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और मानव सहित बहुत से जंतु सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। घास खाने वाले जंतुओं की पाचन व्यवस्था थोड़ी अलग होती है। इनका आमाशय विशेष प्रकार का होता है जो 4 भागों में बटा रहता है। पहला भाग सबसे बड़ा होता है, उससे जिसे हम रूमेन कहा जाता। निकला हुआ घास प्रथम आमाशय रूमेन में इकट्ठा होता है जहां भोजन का आंशिक पाचन होता है। इसे हम जुगाल या कड़ कहते हैं। और बहुत से घास खाने वाले जंतु चरते समय जल्दी घास काट करके निकल लेते हैं। हमारी तरह खाना खाते समय ये भोजन पूरी तरह चबाते नहीं हैं। निकले हुए खाने को जुगाल ये पुनः मुंह में लगा करके चबाते रहते हैं। आपने ये देखा होगा कि जब वे खा नहीं रहे होते हैं तब भी उनका मुंह चलता रहता है। इस प्रक्रिया को जुगाली या पागुर कहा जाता। इन जंतुओं में सेलुलोज का पाचन कुछ जीवाणुओं की सहायता से होता है। ये जीवाणु रूमेन में होते हैं। आमाशय के बाद भोजन छोटी आंत और वहां से बड़ी आंत में जाता है। छोटी बड़ी आंत के बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। चित्र में अधनाल में भी कुछ जीवाणु होते हैं। आप यहाँ पे रूमेन को देख सकते हैं, रूमेन है और ये अधनाल है। अधनाल में भी कुछ जीवाणु होते हैं। मनुष्य में अंधनाल बहुत छोटी होती है और ये जीवाणु अनुपस्थित रहते हैं। अतः मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। मनुष्य के पाचन संस्थान में सेलुलोज रेशेदार पदार्थ के रूप में रह जाता और जिसकी उपयोगिता के बारे में आप पिछली कक्षा में जान चुके हैं। अभी आपने मनुष्य और घास खाने वाले जंतुओं के पाचन के संबंध में जानकारी प्राप्त की, जिनमें व्यवस्थित पाचन तंत्र पाया जाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जिनमें पाचन तंत्र तो दूर मुख भी नहीं होता। तो क्या ऐसे जीव भोजन नहीं ग्रहण करते? उनमें पाचन नहीं होता है। जल स्रोत, तालाब, झील, नम मिट्टी में पाया जाने वाला अमीबा ऐसा ही एक कोशिकीय जीव है। अर्थात एक कोशिकीय जीव कौन? तो वो अमीबा है। इसके भोजन अंतर्ग्रहण और पाचन का तरीका अत्यंत रोचक है। इसके कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका झिल्ली होती है जिसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा होता है। इसमें केंद्रक तथा अनेक धानियां अर्थात खाली स्थान होता है। अमीबा की विशेषता है कि लगातार अपनी आकार और स्थिति बदलता रहता है, जिसमें एक या अधिक अंगुली जैसे उभार निकलते रहते हैं, जिसे पादाभ या कृत्रिम पाँव कहा जाता है। अमीबा को गति करने, भोजन पकड़ने में मदद करते हैं। अमीबा का आहार सूक्ष्मजीव जैसे जीवाणु, कवक आदि हैं। जब ये भोजन के संपर्क में आता है तो ये भोजन इसके आसपास होता है। ये अपने पादाभों को विकसित कर भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है। दोनों ओर विकसित पादाभ आपस में मिल करके एक हो जाते हैं और भोजन इस प्रकार बने खाद्यानि में बंद होकर के अमीबा की कोशिका के अंदर चला जाता है। खाद्यानि में ही आप यहाँ पहले चित्र में देख सकते हैं कि अमीबा का भोजन ग्रहण कैसे कर रहा है। ये चित्र अमीबा है और इसका भोजन है। कैसे कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, फिर इसको एक ऐसे करने के बाद पूरी तरह से अपने अंदर समा लेता है। यही इसका क्या कहलाएगा? अमीबा में पोषण का तरीका है। ये पादाभ होते हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके जो चारों तरफ ये जो निकले हैं ये
पादाव हैं। आइए जानते हैं, पाचक रसों का जो स्राव होता है, जो खाद्य पदार्थों पर क्रिया कर उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं, इस प्रकार पचा हुआ भोजन धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है, जो अमीबा की वृद्धि, रखरखाव, उसकी संख्या वृद्धि में मदद करता है। यहाँ भी बिना पचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ खाद्यान्नी से होकर के कोशिका द्वारा बाहर निकाल दिया जाता। अब आप जान चुके हैं कि सभी जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है। आश्चर्यजनक रूप से सभी जीवों में भोजन की पाचन की आधारभूत प्रक्रिया समान है, जिसमें ग्रहण किए गए भोजन से अनेक उपयोगी पदार्थों का संश्लेषण होता, ऊर्जा प्राप्त होती। आगे आप जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार अवशोषित उपयोगी पदार्थों का स्थानांतरण शरीर के अन्य भागों से होता है। यहाँ पर कुछ इसके इंग्लिश वर्ड हैं जो आप स्क्रीन शॉट लेकर के अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और आइए जानते हैं कि हमने इस पाठ में क्या जाना और क्या समझा। तो ये बहुत ही सारांश में समझेंगे। पोषण सभी जंतुओं की अनिवार्य आवश्यकता है, अर्थात यहाँ से समझ में आया इस पाठ से कि पोषण सभी जीव जंतुओं के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। जंतुओं के पोषण में पोषण की अनिवार्यता, भोजन अंतर्ग्रहण का तरीका एवं इसका उपयोग शामिल है। मनुष्य के पाचन तंत्र में मुख्य रूप से आहार नाल एवं स्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। आहार नाल में मुख गुहिका, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय तथा गुदा होता है। ये क्रम आपको भी याद होना चाहिए। पाचक रस मुख्यतः लार ग्रंथियाँ, यकृत, अग्नाशय और छोटी आंत की दीवारों से स्रावित होते हैं। पोषण एक जटिल प्रक्रिया है। पोषण के अंतर्गत अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन शामिल हैं। किसके अंतर्गत? ये पोषण के अंतर्गत है। भोजन का पाचन मुख से ही आरंभ हो जाता। मंड का पाचन मुख से ही आरंभ हो जाता है। भोजन के सभी अवयवों का पाचन छोटी आंत में पूरा हो जाता है, जिसमें यकृत, अग्नाशय, छोटी आंत से स्रावित पाचक रस सहायता करते हैं। बड़ी आंत में जल, कुछ लवणों का अवशोषण होता है। अवशोषित भोजन नलिकाओं के द्वारा रक्त के साथ शरीर में विभिन्न भागों में पहुंचता है। भोजन का बिना पचा हुआ भाग, जिसका अवशोषण नहीं होता, मल के रूप में गुदा से बाहर निकाल दिया जाता। जुगाली करने वाले जंतुओं को रूमिनेंट कहा जाता है। जुगाली करने वाले जंतुओं को रूमिनेंट कहा जाता। जुगाली करने वाले जंतु तेजी से भोजन निगलते हैं तथा रुमेन में भंडारित करते रहते। कुछ समय के बाद निगले भोजन को पुनः मुख में ला करके चबाते या जुगाली करते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पादाभ की सहायता से होता रहता है। अमीबा में भोजन का पाचन खाद्यान्नी में होता है। इसी के साथ ये सब आप इसको फिल स्थान अर्थात खाली स्थानों को भरेंगे और अपने को जांचेंगे कि क्या आप यहाँ पर क्या पढ़ें इस लेसन में। यहाँ पर है कुतरने में सहायता करने वाला दांत कौन सा है, तो आप देखे ही होंगे कि क्या यहाँ पे सही जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है बी नंबर, क्या है कि लार अथवा मंड क्या कहलाते हैं। पित्त रस का स्राव कहाँ पर होता है। और अगला क्वेश्चन, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है। और अगला है जल का अवशोषण मुख्यतः कहाँ पर होता है। इन सब प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अपने ये सब सारे क्वेश्चनों को फिल ज़रूर करें। तो अब हम मिलेंगे किसी एक नए अध्याय में। अध्याय हमारा होगा 3। अभी हमने 2 अध्याय समाप्त कर चुके हैं। वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और अपने हित मित्र दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।